एक साल अगर किसी एस्पिरेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन को दे दिया तो इसके बाद आपको आई वुड से कि कभी भी आप चाहे कोई भी जॉब करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो 4-5 घंटे ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा। इट डज नॉट मैटर कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इट डज नॉट मैटर कि आपके पास कितना सारा नॉलेज है। अगर ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपका लिस्ट में नाम पक्का है। सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि ये 2-4 बुक्स के नाम है, हमको ये पढ़ने हैं, ये हमको फॉलो करने हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशांक सजवान और एक यूपीएससी मेंटर। अभी कुछ सालों से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूं और ये जो गाइडेंस मैं देता हूं ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देता हूं। लगभग 3 से 4 साल मैंने यूपीएससी की तैयारी करी और उन 3-4 सालों में मैंने ऐसी बहुत सारी गलतियां करी जो मुझे फील हुआ कि यार अगर मेरे पास शायद कोई ऐसा मेंटर होता या कोई ऐसा इंसान होता जो मुझे अच्छे से गाइड करता तो शायद ये 4 साल नहीं, शायद एक ही साल में मेरा एग्जाम निकल जाता या फिर मैक्स टू मैक्स 1-2 अटेम्प्ट के बाद एग्जाम निकल जाता। लेकिन जब मैंने अपनी तैयारी स्टार्ट करी थी 2016 में, मैं 2016 सितंबर में ओल्ड राजेंद्र नगर गया था और वहाँ पर बिना किसी गाइडेंस के जस्ट मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस राह पे चल रहे हो, बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इतनी बड़ी प्रिपरेशन होती है। इस प्रिपरेशन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, लगभग 15 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं और हर सब्जेक्ट्स का वेटेज अलग होता है। कुछ छोटे सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत मैटर करता है कि आपकी डायरेक्शन क्या है। अगर कोई है जो आपको सही से गाइडेंस दे पाए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही कंफर्टेबल जाएगी। लेकिन जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे थोड़ा सा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मैं बिल्कुल डायरेक्शनलेस था। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट कैसे इन प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्मूथ कर सकता है। तो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इस एग्जाम के, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा। पिछले कुछ सालों से मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्टेड रहा हूं एंड इनफैक्ट मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर कनेक्टेड विद मी ऑन अ डेली बेसिस। तो जो मेंटालिटी होती है वो बहुत मैटर करती है इस एग्जाम में। तो मैंने एक चीज़ जो एक्सपीरियंस करी है, जो एस्पिरेंट्स होते हैं व्हेन दे स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, तो कुछ वो जो बेसिक गलतियां करते हैं, जैसे कि इस एग्जाम को सबसे पहले है कैजुअली लेते हैं। भाई देखो, ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है, प्रिपरेशन आपकी बहुत लंबी चलती है, तो इस एग्जाम को आप कैजुअली नहीं ले सकते हो, पहली चीज। दूसरी बात होती है कि एक जो मिथ है मार्केट में कि भाई बहुत टफ एग्जाम है। यस, इट इज नॉट अ टफ एग्जाम, इट इज अ चैलेंजिंग एग्जाम। तो एक टफ होता है कि भाई टफ एग्जाम, टफ चीज वो होती है जो हम कभी पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये टफ नहीं होता है। दिस इज चैलेंजिंग, यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट अगर आप सही डायरेक्शन में चलेंगे। तो मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की? देखो, अगर मेंटालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इस एग्जाम को क्यों दे रहे हो। देखो, द वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ जब आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो फॉरगेट अबाउट एनसीईआरटीज, फॉरगेट अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट, फॉरगेट अबाउट कि मैं कहाँ से कोचिंग लूंगा, मैं कहाँ से पढ़ूंगा। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि मुझे इस एग्जाम को देना क्यों है। बिकॉज यहाँ पे 99% एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हु आर नॉट कंसिस्टेंट विद देयर प्रिपरेशन, उनका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि दे आर नॉट क्लियर विद देयर वाई। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें आईएएस बनना क्यों है, हमें आईपीएस क्यों बनना है, हमें आईआरएस क्यों बनना है। दे सिंपली देर डायरेक्शनलेस। तो यहाँ पे डायरेक्शन बहुत जरूरी है कि वाई यू वांट टू बी एन ऑफिसर, तो वाई हैज टू बी क्लियर, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द एग्जाम। देखो, इस एग्जाम को समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये 1 या 2 या 3 महीने का प्रिपरेशन से नहीं आपका क्लियर होगा। सम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट 1 ईयर और ये 2 साल भी लग सकते हैं आपको प्रिपरेशन में। तो इस एग्जाम को आप जितने जल्दी समझोगे तो उतना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट इवन गोइंग थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न, वो सीधे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। मार्केट में जो चीज़ सुनी है दे विल सिंपली गो फॉर इट, बट ये बहुत गलत तरीका होता है। मेरा ये मानना होता है कि अगर आपने एग्जाम को समझ लिया तो हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन। बेसिकली आपको समझना है बस एग्जाम को। और समझने का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम को आपको ऐसे समझना है कि भाई यूपीएससी की डिमांड क्या होती है, दैट इज व्हाट यू हैव टू टारगेट। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी एक एस्पिरेंट में क्या ढूंढता है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा एग्जाम को समझोगे उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे कि मेरे को प्रिपरेशन कैसी करनी है। क्योंकि ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, इफ़ यू लुक एट दी सिलेबस तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका ज़्यादा वेटेज है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसका कम वेटेज है। बट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, जब आप थोड़े से एग्जाम पैटर्न को गो थ्रू करेंगे, तब आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा कि भाई इस एग्जाम को हमको कैसे लेके चलना है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम को समझिए। और समझने के लिए मैं बस 2 चीज़ें कहता हूँ। पहला है कि एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप गो थ्रू करें अच्छे से।
सॉल्व नहीं करना है स्टार्टिंग में, बस समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस आर फ्रेमिंग। एंड सेकंड होता है कि थोड़ा सा आप सिलेबस को गो थ्रू करो कि भाई सिलेबस कैसा है, क्योंकि जब भी आपको पढ़ना होता है यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू सिलेबस ओनली। अभी क्या है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें नहीं पता कि मैगजीन में क्या पढ़ना है, बुक में क्या पढ़ना है, बट व्हाट मैटर्स इज कि अगर आपने सिलेबस को देखा है, उसको अच्छे से समझा है, तो यू नो कि व्हाट यू हैव टू स्टडी। और तीसरी चीज होती है एग्जाम पैटर्न। अभी क्या है कि बहुत से स्टूडेंट्स जब प्रेपरेशन करे हुए 4-5 महीने हो जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि GS2 और GS3 में सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। आपको अगर एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता तो हाउ विल यू मेक योर स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाओगे जब एग्जाम को आपको ये नहीं पता है कि भाई ये सब्जेक्ट भी होता है या फिर ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें इसका वेटेज इतना है, तो किसको कितना टाइम देना है, किसको कितना टाइम नहीं देना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक प्रिपरेशन का कि why has to be clear and second you have to understand the exam and once you do these two things after this आपकी प्रिपरेशन बहुत स्मूथली जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि हम प्रीलिम्स को कैसे अप्रोच करें, मेंस को कैसे अप्रोच करें और इंटरव्यू को कैसे अप्रोच करें। देखो यहां पे एक चीज आपको ये समझनी होगी कि प्रीलिम्स की अलग से प्रिपरेशन नहीं होती है, मेंस की अलग प्रिपरेशन नहीं होती है और इंटरव्यू की अलग प्रिपरेशन नहीं होती है। दिस एग्जाम इज कंबाइंड, यानी कि फर्स्ट डे से आपको तीनों की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले इंटरव्यू की, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन। इंटरव्यू के लिए आपको कोई किताबें नहीं पढ़नी है कि हम ये किताबें पढ़ेंगे तो हमारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट नोन एज इंटरव्यू, इट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो वहां पे वो सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे, वो सिर्फ सामने ये देखेंगे कि जो सामने हमारे कैंडिडेट हैं क्या उनके पास एक ऑफिसर वाली क्वालिटी है कि नहीं है, दैट इज इट। बाकी इट डज नॉट मैटर कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इट डज नॉट मैटर कि आपके पास कितना सारा नॉलेज है। देखो नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन, बट आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को कैसे वहां पे शो करते हो, आपका वो पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है, आपकी वो क्विक थिंकिंग एंड आपका जो एक नेचर होता है, आपकी जो बिहेवियर है, ये सारी चीजें हैं जो वहां पे देखी जाती है। अब बात करते हैं हम प्रीलिम्स और मेंस की, जहां पर कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर कंफ्यूज। ठीक है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो प्रीलिम्स होता है और जो मेंस होता है, अब आपको एक चीज ये समझनी है कि प्रीलिम्स और मेंस आर नॉट सेपरेट। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि 6 महीने मेरे को प्रीलिम्स की तैयारी करनी है एंड उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस में ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे विद द कोर सब्जेक्ट्स। आपको ये नहीं देखना है कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, मैं मेंस की तैयारी करूंगा, आपको अपने कोर सब्जेक्ट सबसे पहले उठाने हैं। बस फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि प्रीलिम्स के लिए आपकी अप्रोच अलग रहेगी। प्रीलिम्स के लिए आपको फैक्चुअल अप्रोच रखनी है, यानी कि जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो आपको मेमोराइज करनी है, वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा पढ़नी है। और मेंस के लिए यहाँ पे आपकी अप्रोच रहेगी सब्जेक्टिव, इशू बेस्ड। ठीक है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इशू है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका बैकग्राउंड, प्रेजेंटली वो न्यूज में उसका क्या स्टेटस है, ठीक है, उसके बारे में आपका ओपिनियन और उसमें गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है, ये चीज आपको मेंस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। क्योंकि मेंस में दे वोंट बी आस्किंग यू अबाउट द आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स। हाँ, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है या जो कुछ इश्यूज आपको न्यूज में दिखते हैं, दे कैन आस्क दैट, बट मेंस इज काइंड ऑफ सब्जेक्टिव। अब यहां पे हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस को आपको कैसे लेके चलना है। स्टार्ट आपको कैसे करना है? स्टार्ट आपको करना है विद एनसीईआरटीज। अब एनसीईआरटी से क्यों करना है? हर कोई बोलता है एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, एनसीईआरटी से क्यों करना है? देखो ये चीज आपको समझनी होगी, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रॉम ग्राउंड, आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो आपको पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार अगर आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो सबसे पहले जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। इसके बाद जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स एनसीईआरटीज को निगलेक्ट करते हैं कि यार ये बेसिक बुक कौन पढ़ेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो टाइम तो आपको देना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। और ये भी देखो, ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके बेसिक्स मजबूत रहते हैं उनको दिक्कत नहीं आती आगे में। अभी क्या है कि बहुत से स्टूडेंट जैसे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, उनका ये क्वेरी रहता है कि हमें समझ नहीं आ रहा। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि आपने बेसिक बुक पढ़ी है इनकी, एंड उनका आंसर रहता है हमने नहीं पढ़ी है। जब आपने बेसिक्स नहीं कवर करे तो ऑब्वियसली आपको इसमें इशू आएंगे, आप खुद इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे करनी है, इन शॉर्ट में आपको ये बोलूं, देखो जब आप अपने बेसिक्स कर रहे होंगे, जब एनसीईआरटीज कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको अपने ऑप्शनल की तैयारी करनी है। ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट होता है विच इज ऑफ 500 मार्क्स, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1/3 ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन। और ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर ऑप्शनल में आप अच्छा स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आपका लिस्ट में नाम पक्का है। नाउ प्रीलिम्स और मेंस की आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है फॉर एटलीस्ट 4-5 मंथ्स, जिसमें कि आपको कोर सब्जेक्ट्स टारगेट करने हैं। कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? कोर सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में भी आते हैं, और जिनका हाई वेटेज होता है पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में। और अगर आपने कोर सब्जेक्ट्स कवर कर दिए तो आपकी ये लगा लीजिए कि 60-70% ऑफ द प्रिपरेशन इज डन। ये कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे आपका पॉलिटी है, आपका इकोनॉमिक्स हो गया,
आपका ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, और उसके बाद थोड़ा सा हम एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक भी कह सकते हैं। अब दूसरी बात ये होती है कि वंस यू आर डन विद योर कोर सब्जेक्ट्स, तो आप ठीक है, या तो आप पेपर वाइज चले, बट आई रिकमेंड कि आप कोर वाइज चल सकते हो, कि आप एक कोर सब्जेक्ट को पकड़ो, देन जंप टू अनदर कोर सब्जेक्ट, देन उसके बाद बाकी कोर सब्जेक्ट पे आप प्रोसीड करें। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान आपको रखना है, जैसे आप आगे प्रोसीड करते हैं, पीछे का भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। देखो यहाँ पे मैं आपको अगर बोलूँ इन शॉर्ट, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करना, उनको सॉल्व करना, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन। हम इन तीनों चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। एस्पिरेंट्स पढ़ते जाते हैं, ना वो पास का रिवाइज करते हैं, ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं, और वो अपनी धुन में पढ़ाई करते जा रहे हैं, डिफीटिंग दी एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट तो रिवाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो जब आप कोर चीज़ें के साथ ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, जिसके लिए हम परेशान रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि वंस यू आर डन विद योर कोर सब्जेक्ट्स, उसके बाद देखो आपका काम आसान हो जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में अगर हम बोलें तो 2 चीजें बहुत मैटर करती है, कोर सब्जेक्ट्स एंड ऑप्शनल। नाउ यू आर डन विद योर कोर सब्जेक्ट्स, एंड उसके बाद आपने अपना ऑप्शनल कवर कर दिया है। अब बचता है बहुत रिमेनिंग सब्जेक्ट्स बचते हैं। जैसे अगर हम GS1 की बात करते हैं, सोशल इश्यूज है भाई, सोशल इश्यूज है, और जैसे आपका GS2 की बात करते हैं, आपका गवर्नेंस हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, IR हो गया, और GS3 की बात करते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जितने भी रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं ये मात्र 2 महीने में आप कवर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि जो ज़्यादातर जो प्रेशर एस्पिरेंट्स फील करते हैं वो फील करते हैं इन कंप्लीटिंग द कोर सब्जेक्ट। और इशू यहीं पे आता है, जब ऑप्शनल आपका लेट स्टार्ट होता है तो आप अपने कोर सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है। तो एक सही अप्रोच ये रहेगी कि आप अपने बेसिक्स को कंप्लीट करो, आफ्टर दैट यू जंप टू योर कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो। एंड क्योंकि बेसिक्स के साथ आपके ऑप्शनल कवर हो जाना चाहिए, एंड जैसे आप कोर सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे आप अपनी आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। एंड उसके बाद वंस यू आर डन विद द कोर सब्जेक्ट्स, उसके बाद आपने करना है रिवीजन, और रिवीजन के साथ में आप अपने जो पेंडिंग जो टारगेट्स हैं यू हैव टू डू दैट। अब यहाँ पे बस एक चीज़ ये रखनी है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो इंटीग्रेटेड रहेगी, लेकिन जस्ट प्रिलिम्स के 2-3 महीने पहले आपको प्रिलिम्स फोकस तैयारी करनी है। अब जैसे हम बोलते हैं कि प्रिलिम्स फोकस तैयारी कैसे होती है, देखो ये चीज़ आपने समझनी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से गो थ्रू करे होंगे तो आपको पता है कि प्रिलिम्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। फैक्चुअल टाइप की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, जैसे एक्ट हो गया, अमेंडमेंट हो गया, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट हो गया, कोई स्पीशी हो गई। तो इस तरीके जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं, थोड़े से जो कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, ये प्रिलिम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको थोड़ी फैक्चुअल चीज़ों पर ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा। एंड प्रिलिम्स के बाद आपको जो आपकी 80-90 डेज का जो गैप मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच का, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ही करनी है। वहाँ पे आपको आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ऑप्शनल को अपना रिवाइज करना है, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को लेके चलना है। अगर हम बात करें बुक लिस्ट की, तो क्या बुक्स फॉलो में करनी चाहिए? देखो मैं ये बोलूँगा कि मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो सबसे बड़ा मिथ क्या होता है कि ये 2-4 बुक्स के नाम है, हमको ये पढ़ने हैं, ये हमको फॉलो करने हैं। ये गलत स्ट्रैटेजी होती है। हमेशा आप याद रखो, आप बुक्स को नहीं पढ़ रहे हो, आप सिलेबस को पढ़ रहे हो। आपको क्या करना है, आपने एक सिलेबस देगा, सिलेबस में जो रिक्वायरमेंट है आपने उन टॉपिक्स को कवर करना है। दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड योर एग्जाम वेल। अब जाहिर सी बात है, जो फेमस बुक्स होती हैं तो वो कुछ ऐसी बुक्स होती हैं, जैसे कि मैं आप नाम लूं कि प्रिलिम्स की अगर हम बात करते हैं, प्रिलिम्स में आपके 7 कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आपको पता होगा अच्छे से। पहला जो पॉलिटी होता है, एनसीईआरटीज को अगर मैं बोलूं, एनसीईआरटीज एक प्रायोरिटी है, ठीक है, इट इज मैंडेटरी। तो एनसीईआरटीज को मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूंगा, एनसीईआरटीज आपको सबकी पढ़नी है, जो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। प्रिलिम्स के लिए आप लक्ष्मीकांत करो, एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपको इसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में आपको जितना भी कंपाइलेशन मिलेगा इसी बुक का मिलेगा। प्रिलिम्स के बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, हिस्ट्री में आपको ये समझना पड़ेगा कि एंशिएंट, मेडिवल और जो मॉडर्न होता है, मॉडर्न का वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। आप खुद पीवाईक्यूज गो थ्रू करो। देखो जो चीज मैं बोल रहा हूं ये भी मैंने पीवाईक्यू में अच्छे से समझी है, तभी मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप खुद से इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंशिएंट मेडिवल के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज आर मोर देन सफिशिएंट, और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं, दैट इज अपने में सफिशिएंट है। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, देखो ज्योग्राफी के लिए तो वैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स रिकमेंड की जाती हैं, बट आई फील कि आप अगर एनसीईआरटीज पे स्टिक करोगे, 6 to 12 एनसीईआरटीज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप चाहो तो जीसी लॉन्ग बहुत रिकमेंड करते हैं, बट आई थिंक कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी। आप खुद के शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। बहुत सी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके भी अच्छे नोट्स रहते हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो। तो अलग से आपको स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़नी कि देखो, आपको ये चीज़ समझनी है कि जो बुक आप पढ़ रहे हो, अगर उससे सिर्फ 10, 15 या 20% ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो उस बुक को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पहले तो टाइम लगेगा कि इसे मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं। बेटर किसी कोचिंग का आप रेफरेंस ले सकते हो, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट और साइंस एटेक, देखो जो जनरल साइंस आता है
बहुत ज़्यादा कोड क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही डायनेमिक है, मतलब कि थोड़ा सा जो करंट बेस्ड जो इश्यूज होते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखो यूपीएससी का सबसे बड़ा एक जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं, अब आप सोच सकते हैं कि यार इतना सारा आता है, हम क्या 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 प्रिपेयर करें। वन थिंग विच आई फिगर्ड इट आउट कि आप जो स्टैटिक कवर करोगे तो मोस्टली जो करंट बेस्ड जो आर्टिकल्स या न्यूज़ आती है तो उसी का स्टैटिक आप प्रिपेयर करो, क्योंकि ज़्यादातर यूपीएससी करंट से क्वेश्चन पूछता है। अगर करंट में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है तो उसका स्टैटिक ही वो टारगेट करते हैं ज़्यादातर। दिस इज नॉट शॉर्ट बट इट विल हेल्प यू, एटलीस्ट आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने में। अगर हम बात करते हैं बाकी जो इकोनॉमिक्स बचा, इकोनॉमिक्स इज द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट। देखो इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, तो आई थिंक दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन स्टॉप सॉल्यूशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक्स के लिए पहले आप अपनी एनसीईआरटीज कवर करो, उसके बाद कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो बेसिकली, जैसे संजीव वर्मा सर की हो गई है, आप श्री राम सर की हो गई है, तो ये अच्छी अच्छी कुछ बुक्स हैं यू कैन रेकमेंड। मतलब देखो इकोनॉमिक्स में क्या है, लैंग्वेज का खेल है सारा, अलग अलग बुक है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो आप चाहो तो 2-3 बुक देख सकते हो जो आपको ज़्यादा पसंद आए, जिनकी लैंग्वेज अच्छी लगे, यू कैन फॉलो देम। इसके बाद आपका बचता है करंट अफेयर्स। देखो करंट अफेयर्स का बहुत सिंपल मेरा स्ट्रैटेजी रहती है, बहुत सिंपल, न्यूज़पेपर एंड 1 मंथली मैगजीन, दैट इज इट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कहीं से किसी की अच्छी कंपाइलेशन मिलती है जिसमें कि एवरीथिंग इज कवर्ड, तो यू कैन ऑल्सो रेफर दैट, बट मैं कहता हूँ सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा नहीं 30-40 मिनट्स, ऐसा नहीं कि 1.5-2 घंटे पढ़ने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक मंथली मैगजीन है, कोई भी आप पढ़ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल है। इसके बाद अगर आपका ये कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा योजना और कुरुक्षेत्र की समरी, नो नीड टू रीड थरली द होल मैगजीन। इसके बाद आई डोंट थिंक सो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है, लेकिन इसके बाद अगर आपका टाइम मिलता है और आप सब कुछ कवर कर पाते हो तो आपकी चॉइस है कि आप बाकी जो वेरियस ऑनलाइन चैनल्स होते हैं तो वहाँ पे आप एज अ रिवीजन के तौर पे चीज़ों को गो थ्रू कर सकते हो। मेंस में भी देखो जो हमारे कोर्स सब्जेक्ट्स हैं बुक्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। अब बात आती है जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो मैं उनके लिए स्टैंडर्ड बुक तो रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं बोलता हूं कि मोस्टली जो जैसे आपके मेंस के जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोशल इश्यूज हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया है, ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से कि 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करते हैं, अब 9, 10th और 11th की आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मेंस वर्ल्ड हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 मुश्किल से। अब उसमें आपको टाइम लग जाएगा 1.5 या 1 महीना लग जाएगा पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ने में। तो यहाँ पे आपको सेंसिबली चीज़ों को टारगेट करना है। आपको बस ये देखना है कि कौन सी चीज़ पढ़ के मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, पहले मैं उनको कवर करूँगा। उसके बाद जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं, किसी रेप्यूटेड या जो ट्रस्ट वर्दी कोई इंस्टीट्यूट है उनके आपने नोट्स पढ़े एंड यू आर गुड टू गो विद दैट। तो इस तरीके से आपने अपने रिसोर्सेज को फाइनलाइज करना है। तो एंड मैं यही बोलूँगा मैं 2-4 चीज़ें कि देखो पेशेंस होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए, और जो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को अपनी प्रिपरेशन को किस हिसाब से लेके जाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि 1 साल तक आप इस प्रिपरेशन के साथ कुछ मत करिएगा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते ही वो बाकी एग्जाम्स हो गए या इधर उधर टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। मैं समझता हूँ कि 1 साल आपको सिर्फ यूपीएससी को देना चाहिए अच्छे से, तभी आपका जो जो फाउंडेशन है वो मजबूत होगा। अगर आप बाकी एग्जाम्स को टाइम देते हो तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे यूपीएससी को। और इनिशियल के जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, यहाँ पे आप बहुत एनर्जेटिक रहते हैं एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आप कवर कर सकते हो। और 1 साल अगर किसी एस्पिरेंट ने अच्छे से प्रिपरेशन को दे दिया तो इसके बाद आपको आई वुड से कि कभी भी आप चाहे कोई भी जॉब करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, तो 4-5 घंटे ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा। तो जो कहते हैं 10-12 घंटे, वो मिथ है, ऐसा नहीं होता। एक लिमिटेड 7-8 आवर्स में भी आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, दैट इज व्हाट मैटर्स, ठीक है। तो इन द एंड मैं ये बोलूंगा गाइस कि देखो प्रिपरेशन है, एंजॉय दिस प्रिपरेशन, डोंट थिंक अबाउट कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो अगर आप डे 1 से ये सोचोगे कि होगा कि नहीं होगा तो ऐसे में आप अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे। प्रिपरेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है और जो कि लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। ये एक्सपीरियंस, दिस मोमेंट्स एंड दिस जर्नी विल बी देयर with you forever, which you will cherish in your future. Hello aspirants, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया KSGIAS के खान सर को। शायद खान सर और KSGIAS की तो इंट्रोडक्शन देने की ही ज़रूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR दैट इज ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल की थी।
उनके एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट शुभम कुमार, जिनका 2022 में ऑल इंडिया रैंक 41 आया था, उन्होंने एक जोश टॉक्स भी दी है। उनकी और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं, जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। तो जोश टॉक्स ने खान सर से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। और मुझे बहुत ही खुशी है हम सब के साथ ये बात शेयर करने की कि खान सर मान गए हैं। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम सब अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दे, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।